गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज अबाउट द फ्लक्स डेंसिटी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते हैं ना, हाँ या ना। और यहाँ हम लोग बायट-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वहाँ गॉस थ्योरम में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट डज इट मीन ऑफ सेइंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, उस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है कि कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा या एग्जिस्ट करेगा एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखने को मिलेगा ड्यू टू द स्टेट ऑफ करंट, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ करंट आई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है। वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, वो उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर डिपेंड करता है ना। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ बोलो, बोर्ड का ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरे को थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा ना, 1 मिनट। तो हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट के वजह से, इस चैप्टर में हम लोग स्टैटिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब स्टेट ऑफ करंट होगा, यानी जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो फ्लो ऑफ जब चार्ज होता है, जब चार्ज का स्टेट ऑफ फ्लो होता है, तभी जाके करंट एग्जिस्ट करता है ना। करंट का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन होता है बोलो करंट का चार्ज के साथ? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट खुद रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइंड है ना। तो अगर मैं किसी भी करंट कैरिंग वायर, मतलब मैं ये एक वायर लिया, इसमें मैं आई करंट फ्लोइंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल है कि मेरे को मान लो इससे एक सर्टेन डिस्टेंस में एक पॉइंट P लिया, P पॉइंट पे मेरे को इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ड्यू टू द करंट आई इन दिस कंडक्टर पता करना है। तो सवाल है कि पूरा का पूरा कंडक्टर से पॉइंट P का क्या इक्वल डिस्टेंस है? पूरा से पूरा कंडक्टर से क्या इक्वल डिस्टेंस है क्या? नो। तो मैं कौन सा डिस्टेंस लूँगा? इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द एंटायर कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट, हम लोग वो ना कैलकुलेट करके हम लोग पहले क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट, और एक छोटा सा लेंथ मान लो जिसका लेंथ dl, जिसमें आई करंट का फ्लो होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। क्या कहेंगे? करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है? करंट एलिमेंट का मतलब है स्मॉल पार्ट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। ठीक है, कंडक्टर के एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जिसके थ्रू करंट कैरी हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पोर्शन को हम लोग करंट एलिमेंट कहेंगे। यानी कि करंट एलिमेंट का मतलब है आईडीएल। तो करंट एलिमेंट को क्या लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू आईडीएल, ठीक है। तो आईडीएल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर, इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सवाल है कि इस करंट एलिमेंट के वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इस रेडियस वेक्टर पे, यानी करंट एलिमेंट से लाइन जॉइनिंग पी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, किसके वजह से? ड्यू टू दिस कंडक्टर। ठीक है, तो हम जब एक कंडक्टर इस तरह कई स्मॉल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं, हम एक के बाद एक एलिमेंट को वन आफ्टर अनदर एज्यूम करेंगे तो सभी एलिमेंट कंडक्टर का ही हिस्सा होगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के, हर एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट ऑफ द कंडक्टर के लिए पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑल दोज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू all small part of the conductor, that is all small current element, जैसा जैसा हमको डायरेक्शन मिलता रहेगा P पॉइंट पे, उस हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि सभी मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक करंट एलिमेंट के वजह से बनेगा उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है ना। हम लोग इसीलिए हम लोग को काफ़ी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बात को समझना है। तो पहला बात है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको करंट एलिमेंट कहेंगे, उसके वजह से जब एक डेफिनेट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? वो पहला डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट के स्ट्रेंथ पे, यानी आइडियल के वैल्यू पे। वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P एज रेडियस वेक्टर पे। ये डिपेंड करेगा in terms of the angle theta appearing between the current element and radius vector। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो करंट एलिमेंट की वजह से बनेगा P पॉइंट पे, वो मेनली तीन बात पे डिपेंड करेगा। क्या क्या? एक है करंट एलिमेंट का वैल्यू, दूसरा है रेडियस वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर, और साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर। इज इट ओके? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट जो हमको पता है, नीचे से ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया है अलोंग दिस स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके वजह से P पॉइंट पर जो हर एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? अगर तुम अपना राइट हैंड थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर लेते हो, ठीक है, करंट इन द कंडक्टर के डायरेक्शन में तुम राइट हैंड थंब को अगर रखते हो, तो तुम्हारा ये जो हाथ का ये वाला सरफेस, इस सरफेस में अगर तुम्हारा करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर दोनों आ जाता है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब मैं करंट एलिमेंट का डायरेक्शन को थंब से अगर मैच कराऊं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट एज द पॉइंट इज रिसाइडिंग टू द राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, सो आई विल प्लेस दैट पोजीशन ऑफ द रेडियस कंडक्टर टू बी लाइंग ऑन दिस। मैं इधर रखूंगा तो हाथ का डायरेक्शन किधर जा रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पंप? दैट इज गोइंग इनसाइड ना। ये फेस, हाथ का ये फेस किधर जा रहा है? अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एंड ड्यू टू दिस रेडियस वेक्टर फॉर इट्स एंगल थीटा किधर होगा? इनवर्ड। इसको तुम दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं इधर फिंगर रखूं और थ्रू द पॉइंट P अगर राइट हैंड फिंगर्स को घुमाऊं तो वो किधर जा रहा है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर जा रहा है? इनवर्ड। तो यानी कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा, जनरली मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि ये स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उसलिए स्मॉल वैल्यू ऑफ dB से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो dB इनवर्ड होगा। क्रॉस साइन एक प्लेन में
एक प्लेन में हम लोग ऑन द प्लेन कोई डायरेक्शन को लिखने के लिए एरो से लिख देते हैं। जैसे हमको लिखना होगा राइट साइड ऑन दिस प्लेन, तो मैं एक राइट साइड एरो दूंगा, लेफ्ट साइड ऑन दिस प्लेन लेफ्टवर्ड देगा, अपवर्ड ऑन द प्लेन ऊपर डाउनवर्ड नीचे। लेकिन अगर मेरे को दिखाना होगा इनटू द प्लेन या आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, तब तो मैं उसको लाइन ड्रॉ के नहीं दिखा सकता, तो तब क्रॉस दिखाने का मतलब है इनटू द प्लेन। ठीक है, क्रॉस किस बात को इंडिकेट करता है? इनवर्ड इनटू द प्लेन। और वही अगर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन दिखाना होगा तो हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे? डॉट, है ना। डॉट का मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, क्रॉस का मतलब इनवर्ड टू द प्लेन, दैट इज इन टू द प्लेन। तो यहां पता चल रहा है कि एक छोटा सा पोर्शन ऑफ द कंडक्टर का जिसका लेंथ हमने dl लिया, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा कंडक्टर में, तो उस एलिमेंट में भी करंट का स्टेट होगा। सो करंट इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच इज नोन एज द करंट एलिमेंट। तो उस करंट एलिमेंट, रेडियस वेक्टर और एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर के बीच में, ये तीन टर्म के ऊपर डिपेंड करके मैं P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dB निकाल सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द वैल्यू ऑफ dB at point P can be found based on value of dV at a point P can be found based on the values of ideal R and theta। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो, इस dB को हम लोग लिख सकते हैं dB it is proportional to ideal sin theta by r square, ideal sin theta by r square। एक्चुअली इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअल मतलब है कि dB का जो डिपेंडेंस है वो कैसे था, देखो, वो था करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r क्यूब। dB is proportional to ideal cross r, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कोई भी दो वेक्टर के बीच में, विच इंक्लूड सम एंगल थीटा इन बिटवीन देम, तो उसको जब इलेबोरेट करते हैं तो वो हो जाता है फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो वही हुआ आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट इज इट इज आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या होगा? आइडियल आर साइन थीटा, तो आर और आर क्यूब में एक कट के आर स्क्वायर रहेगा, तो इसीलिए इधर हम लोग उसको आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या उसको dB को कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बात समझ में आया? तो कौन कौन से टर्म पे डिपेंड कर रहा है? करंट एलिमेंट, रेडियस वेक्टर, यही ना दो टर्म है, और थीटा कह सकते हो इन बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो सवाल ये है कि ये अगर dB का डिपेंडेंस है तो dB का फाइनल इक्वेशन क्या होगा? सो dB कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इनटू आइडियल साइन थीटा समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना करंट एलिमेंट है, सभी करंट एलिमेंट में अगर स्टेट ऑफ करंट सेम है, इफ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, dl अगर हर एक छोटा सा एलिमेंट का लेंथ है, ठीक है, dl अगर हर एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है, तो हर एलिमेंट के लिए जो p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
अब देखो ये जो सभी dB वैल्यूज होगा अगेंस्ट ईच एंड एवरी करंट एलिमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, सभी का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। चाहे वो करंट एलिमेंट यहाँ हो तब भी इनवर्ड, यहाँ हो तब भी इनवर्ड, ऊपर हो तब भी इनवर्ड, कहीं भी करंट एलिमेंट ले इस कंडक्टर पे, सभी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड P पर कहाँ किधर होगा, इनटू द प्लेन। मतलब सब dB वेक्टर P पॉइंट पे ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट विल बी सेम इन डायरेक्शन, दैट इज इनटू द प्लेन। अब सवाल ये है कि सभी वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कि सभी एलिमेंट की वजह से जो dB वैल्यू बनेगा वो सब सेम इन डायरेक्शन है ना। तो जब सभी dB वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन होगा बट ऑफ डिफरेंट वैल्यू, तब एटलीस्ट सब सेम इन डायरेक्शन होने का मतलब है कि रिजल्टेंट फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे? सिंपली एडिंग ऑल द dB वेक्टर्स अगेंस्ट ऑल आइडियल करंट एलिमेंट अपीयरिंग ऑन द कंडक्टर। हाँ या ना? इस कंडक्टर में अवेलेबल जितना करंट एलिमेंट होगा, सभी करंट एलिमेंट की वजह से अगर मैं P में मैग्नेटिक फील्ड यानी dB निकालूं, ठीक है, तो मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, कारण सभी का डायरेक्शन सेम है। तो अब सवाल है कि आई डू नॉट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर एज पर एज दिस गिवन लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री एज अ कंडक्टर। तो कितना स्टेप ऑफ कैलकुलेशन होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं हर एक एलिमेंट को एकदम एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूसली काउंट करूं विदाउट मिसिंग अ सिंगल वन, तब भी कितना एलिमेंट होगा? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट होगा टोटल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। इट इज नेवर पॉसिबल टू सजेस्ट अबाउट द हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी पॉसिबल इन अ गिवन ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उस ज्योमेट्री में अगर एलिमेंट बॉडी का डिस्कशन आएगा तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर पॉसिबल विद इन दैट डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो आंसर विल बी इनफाइनाइट। तो यानी कि यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स ऑफ दिस रिजल्ट होगा। हाँ या ना? अगर इनफाइनाइट स्टेप्स ऑफ दिस रिजल्ट होगा तो उसको ऐड करना तो अलजेब्रिकली बहुत मुश्किल काम है ना। तो तब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि जो करंट एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, आर दिस करंट एलिमेंट सच सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश एवरी टू एलिमेंट फॉर एनी वेरिएशन। तो यानी कि अगर इन्फिनाइट एलिमेंट्स है और हमको इन्फिनाइट एलिमेंट्स के लिए यूनिक रिजल्ट बताना है किसी एक पॉइंट में, तो वो हो जाता है वेक्टोरियल एडिशन। क्या होता है? वेक्टोरियल एडिशन। यानी कि यहाँ अब 100 एलिमेंट है, 200 है, 500 है, 1000 है, जो भी है, उतना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस आई कैन सी there at the point magnetic field I can see that at the point P that is going inward in direction. तो net magnetic field जो होगा P में, that will be the vector sum of all these elementary magnetic field due to element charges R और theta. तो how can we simplify it such that it can reach to the state of integration? ये इंटीग्रेशन स्टेट में आ सके, इसके लिए इसमें क्या चेंज करना होगा? कौन बता सकता है, बोलो। इसमें क्या चेंज होगा अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं तो? दो वेरिएबल है ना, थीटा और आर। इस स्टेप में क्या क्या वेरिएबल है? थीटा और आर। मैंने ड्राइंग से भी बताया कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, थीटा वेरी नहीं कर रहा है, तो थीटा भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस आर भी वेरी कर रहा है। तो दो वेरिएबल पर तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मेरे को ये जो जनरल फॉर्म यहाँ डिराइव हो रहा है, यूज हो रहा है टू गेट द वैल्यू ऑफ dB अगेंस्ट वन करेंट एलिमेंट, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। इसको एक वेरिएबल पे लाना होगा
तब जाके मैं कॉन्सेप्चुअली इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो एक वेरिएबल में कैसे ला सकते हैं इसको। मान लो ये A1 A2 एक कंडक्टर है, इसका ओवरऑल लेंथ है मान लो कैपिटल L, ये पॉइंट O है मान लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज टेकन स्मॉल a, ज्योमेट्रिकली ये थीटा था, ये r है। अब सवाल ये है कि अगर मेरे को थीटा को हटा के r या r को हटा के थीटा लाना है तो मेरे को पहले r और थीटा में मैथमेटिकल रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। तो r और थीटा में मैथमेटिकल रिलेशन कहाँ बिल्डअप होगा? ये वाला ज्योमेट्री में। यस और नो? समझ में आ रहा बात? अब देखो अगर यहाँ इस पॉइंट को मैं कुछ देर के लिए 0 0 मान लूँ और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं -L कह दूँ, कारण यहाँ से इस एंड तक जैसे जैसे अलग अलग पोजीशन पे करंट एलिमेंट लेंगे, दिस डिस्टेंस विल वेरी, सिमिलरली दिस वे डिस्टेंस विल आल्सो वेरी व्हेन द एलिमेंट विल बी मूविंग ऑन द अपर हाफ ऑफ दिस लाइन। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि L का वेरिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग कैसे ज्योमेट्री को इस्तेमाल कर सकते, देखो क्या यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू A/r लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला में आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर था, आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर था ना। तो यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करके μ0/4π ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ जो साइन थीटा इक्वल टू A/r आया, तो वहाँ से मैं 1/r को ऐसे लिख सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू साइन थीटा बाई A। हाँ या ना? अगर साइन थीटा वॉज 1 A/r तो उसी से सिंप्लीफाई करके मैं 1/r को साइन थीटा बाई A लिख सकता हूँ ना। और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो इसका यूज़ भी कर सकता हूँ इसमें। तो तब देखो हमारा dB एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, dB हो जाएगा μ0/4π IDL 1/r², मतलब इसको एक मिनट, मैंने r हटाया ना। हाँ तो r हट गया, तो अब तो मेरे पास इसको फर्दर लिखने का, मैं तो लिख ही दिया यहाँ। मैं r को हटाया, 1/r को हटाया, तो 1/r² इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई A²। तो यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई A², और साइन थीटा पहले से एक साइन थीटा था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, μ0/4π IDL साइन क्यूब थीटा बाई 4π A² आया ना। अब ये जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आया, ये क्या एक वेरिएबल पे है या दो वेरिएबल पे? बताओ। एक वेरिएबल पे है, किस पे है? तो अच्छा, इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम लोग लिखते कैसे? मान लो साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको इंटू डी थीटा लिखना पड़ता है ना। अगर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स लिखना पड़ता है ना। कुछ भी ट्राई करेंगे x टू दी पावर n+1 तो तब भी dx लिखना पड़ेगा।
तो इसका मतलब है इसको जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा साइन थीटा मैंने थीटा को वेरिएबल लेके, तो तब उसका एलिमेंट हमको क्या मिल जाएगा, डी थीटा मिलना चाहिए, जबकि है डीएल। बात समझ में आया? मैं कहा कि जब भी कभी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन का जो वेरिएबल रहता है उसी वेरिएबल के टर्म पे एलिमेंट होता है। तो जब वेरिएबल एक्स है तब एलिमेंट डी एक्स, जब एक्स है डी एक्स, जब थीटा था तब डी थीटा। तो यहाँ भी वही बात एप्लीकेबल होना चाहिए ना कि डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन क्यूब थीटा है तो उसके साथ इंटू डी थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन डी थीटा तो नहीं है, डी थीटा तो एक्सप्रेशन में नहीं है। अब क्या करोगे? लेकिन इतना पता है कि जो भी इंटीग्रेशन होगा उसका जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के एलिमेंट उस इंटीग्रेशन में अवेलेबल होना चाहिए। तब तुम डीएल को क्या लिखोगे बताओ? एनी आइडिया? डीएल को हटाने का उपाय क्या होना चाहिए? न कि डीएल को रखेंगे, डीएल को रखेंगे तो फिर तो फंक्शन इंटीग्रेशन लाइक होगा ही नहीं। जिसका वेरिएबल होता है उसी का एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए ना इंटीग्रेशन में, वही तो बात यहाँ मैंने बताया। तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखिए कैसे करके डीएल को हटा के डी थीटा ला सकते हो। देखो ये जान के रखो, जब भी तुमको एक वेरिएबल को हटा के दूसरा वेरिएबल लाना है या एक एलिमेंट को हटा के दूसरा एलिमेंट लाना है, मेरे को यहाँ स्ट्रक्चर में डीएल के तौर में एक एलिमेंट दिख रहा है ना, आइडियल में, तो मैं डीएल को हटा के वहाँ डी थीटा लाऊंगा ना तो ये फंक्शन इंटीग्रेशन करने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो डीएल को हटा के डी थीटा लाना है तो इसका मतलब तुम एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन पहले ढूंढो या लिखो जहां तुम एल और थीटा में एक मैथमेटिकल रिलेशन पहले लिख सको या बता सको। ठीक है, तो अगर तुम एल और थीटा में एक मैथमेटिकल रिलेशन पहले लिख के फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो डीएल की जगह डी थीटा लाया जा सकता है। समझ रहे हो मेरा बात? अब देखो मैं कैसे उसको करूंगा। अब है कि ये एल है ये थीटा है, अगर मैं एल और थीटा को रिलेट करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो क्या देखो ये जो ज्योमेट्री है मेरा ऑब्जेक्टिव है एल, कारण देखो जैसे जैसे ये एलिमेंट का पोजीशन चेंज होता जाएगा, एलिमेंट का पोजीशन चेंज होता जाएगा, ये वाला ज्योमेट्री ऐसे चेंज होगा। तो ज्योमेट्री जैसे चेंज हो रहा तो तुम खुद बताओ तो उसमें ट्रायंगल बार बार राइट एंगल ही रहेगा, लेकिन कौन सा वो दो साइड है जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है और कौन सा साइड है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है? करेक्ट, आर और एल का चेंज हो रहा है लेकिन ए का चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ए कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को एल और थीटा का रिलेशन लेना है तो मैं ए वो साइड को इस्तेमाल कर सकता हूं जो कांस्टेंट है। तब क्या होगा देखो, इस साइड और इस साइड को लेके मैं रिलेशन लिखूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई माइनस एल, tan थीटा परपेंडिकुलर टू बेस। अब अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस, या मान लो हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा आर एच इसमें जाएगा तो 1/10 होगा ना। ध्यान दो, यहां सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1/10 थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा, हाँ या ना? तो इसका मतलब अब देखो, अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं एल को थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या लिख सकता हूं, डी एल इक्वल टू माइनस ऑफ ए कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
एंड इफ आई डू दिस, तो इसका मतलब dl बराबर हो गया a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा हुआ, dl हो गया a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब तुम ध्यान से देखो तो अब जो ये फॉर्मेट आया है ना, अब इस फॉर्मेट में मैं dB को लिख सकता हूं म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में क्या था आई डी एल साइन क्यूब थीटा, यहां तक आया था ना मैंने, आई डी एल साइन क्यूब थीटा बाय ए स्क्वायर। पहले तो आर को हटा दिया था ये ट्रांसफॉर्मेशन से, ये तो समझ में आया था सबको। हाँ, अब मेरे को डीएल को हटाना है, तो इंस्टेड ऑफ डीएल मैं लिख दूं अगर a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा दैट इनटू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यही ना था। ध्यान से देखो, इस स्टेप के साथ देखो मैंने dl को हटाया, कैसे हटाया, dl आया हमारा a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, कैसे आया, ज्योमेट्रिकली मैंने ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इक्वल टू a बाई माइनस एल से रीअरेंज किया, l बराबर माइनस ए कॉट थीटा, फिर डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल के जगह ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दैट इंटू साइन क्यूब थीटा बाई ए स्क्वायर। इज इट ओके? यहां से अच्छा, यहां आया कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां क्या है साइन क्यूब थीटा। कोसेक और साइन में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, यानी कि कोसेक बराबर 1 बाई साइन या साइन बराबर 1 बाई कोसेक। तो एक कोसेक स्क्वायर थीटा उधर साइन स्क्वायर थीटा के साथ कटेगा कि नहीं, तो रहेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा, हाँ या ना। तो इसका मतलब देखो तो ये फाइनली क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई सॉरी डीएल कहाँ गया, नहीं, आई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू साइन थीटा डी थीटा बाई ए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा। देख लो ध्यान से, इसका मतलब हो गया कि जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला था, ये था बेसिक फॉर्मूला, है ना, ये था बेसिक फॉर्मूला किसका, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का। ये जो डिराइव हम लोग कह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोट्स एंड सेवर्ट्स लॉ। ये क्या करते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या पूरा कंडक्टर का नहीं बल्कि पहले हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ किसको डिफाइन करता है, एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट यानी करंट एलिमेंट रदर, ठीक है, एक करंट एलिमेंट के लिए यानी कि करंट कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा के लिए किसी रिक्वायर्ड पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और कैसे वो निकाला जा सकता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर at a point does depend on the strength of the current element ideal. It also depends on the sign of the angle between current element and radius vector. ये current element, ये radius vector किसको बोलते हैं, जिसको current element से वेक्टोरियली ड्रॉ करते हैं, कहाँ तक, रिक्वायर्ड पॉइंट तक। समझ में आ रहा है? तो current element और radius vector के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल का साइन थीटा पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो रेडियस वेक्टर है उसका मॉड ऑफ रेडियस वेक्टर है ना, मॉड ऑफ आर या आर पे, देखो स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट?
या दूसरे तरीके से कहो तो dB ऐसे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर and it is inversely proportional to the cube of the distance cube of the magnitude of radius vector length। कारण इसी को अगर हम लोग वेक्टर में पढ़े हो ना क्लास 11 के एकदम शुरू में, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस b, तो क्या मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो वो हो जाएगा आइडियल r साइन थीटा। तो एक r कट के, उसी लिए देखो ऊपर r एलिमिनेट हो जाता है, नीचे आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर आ जाता है। कारण इसको तोड़ेंगे तो आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा, एक आर कट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आर कट जाएगा।